दोस्तों ये केवल एक नारियल है। एटलीस्ट ज़्यादातर लोग वही समझते हैं, लेकिन इस नारियल के अंदर छुपा है वो राज जिससे पूरे दुनिया का संरक्षित खेती और सॉइललेस एग्रीकल्चर बदल रहा है। मेरा नाम दुराय है। मैं कोयम्बतूर जिला के पोल्लाची इलाके में नारियल की खेती करता हूँ। पहले मुझे 1000 कोकोनट हस्क के सिर्फ 300 रुपए मिलते थे। मैं खुद इन्हें कोकोनट मिल्स में देकर आता था। फाइबर निकालने के बाद जो हस्क बचता था उसे मैं जला देता था। आज वही 1000 कोकोनट हस्क के लिए लगभग 3200 रुपए मिलते हैं, जिसमें लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी शामिल होता है। ये मेरा नारियल है जिससे हमारे पास 3 अलग अलग प्रोडक्ट आ सकते हैं। जैसे कि अभिषेक बता रहे थे, ये मेरा लॉन्ग फाइबर है, तो इसका अलग मार्केट है। स्पेशली ये बंडल्स में जाता है और मेन इसका बायर है चाइना। आपके हाथ में जो है वो बेबी फाइबर है। उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है जो हमारे इस प्रोसेस में निकलता है वो है कोकोपीट। बट ये भी अभी यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी रेडी है फॉर यूजिंग, बट इसमें बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी है। बहुत सारा प्रोसेस अभी बाकी है। ये रेडी कोकोपीट नहीं है और ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए। पोल्लाची को कोकोनट कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहाँ चारों ओर देखो तो केवल नारियल के पेड़ आपको दिखते हैं। अभी आप देखोगे तो कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में ही 80% जो कोकोनट टोटल आउटपुट होता है वो पोल्लाची से आता है। तकरीबन 1,20,000 एकड़ से ज़्यादा प्लांटेशन जो है वो पोल्लाची रीजन में ही आता है। काफ़ी फार्मर्स के लाइवलीहुड कोकोनट पे डिपेंड करते हैं, इसी कारण इसको कोकोनट हब हम कहते हैं। दोस्तों फार्म पे नारियल डीहस्किंग होने के बाद इन ट्रक्स में यहाँ पे आता है जहाँ इनका वेइंग किया जाता है। एक ट्रक में लगभग 10,000 से 12,000 हस्क होते हैं और इनका मेजरमेंट क्यूबिक फीट में किया जाता है। इस स्टेप के बाद ही जाता है नारियल स्टोरेज के लिए, जिसके बाद उसका पूरा प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। वहाँ पे हमने देखा ट्रक का वेइंग हो रहा था समझने के लिए कि कितना कोकोनट हस्क वहाँ पे आया है। उसके बाद इस स्टोरेज एरिया में इनका अनलोडिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ट्रक है, कर्नाटका से, केरला से और तमिलनाडु से। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो लोग समझते नहीं है कि यदि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक उसी हिसाब से आपका आउटपुट का भी प्राइस बढ़ेगा। जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट में, उसका सबसे बड़ा कारण होता है ये ट्रक्स। पहले तो हमारा जो मेन है वो पोल्लाची से ही आता है हस्क, उसके बाद केरला है, कुछ हम मैसूर से भी प्रोक्योर करते हैं। जो मेजर चैलेंजेस हम फेस करते हैं, एक तो है रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। इस साल बारिश अगर कम रहा तो अगले साल क्या होगा कि हस्क का उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सप्लाई में काफ़ी कंस्ट्रेंट रहेगा और प्राइसेस भी ऊपर रहेंगे। दोस्तों कुछ मिनटों पहले हम नारियल के फार्म पे थे। वहाँ हमने देखा कितने सारे नारियल के पेड़ हैं। अभी मेरे आसपास कम से कम 15 से 16 लाख सूखे हुए नारियल हैं। खेती में कहते हैं ना, असली पैसा वैल्यू एडिशन में है। किसान को केवल नारियल दिखता है, लेकिन केवल इस छोटे से टाउन में कम से कम 400 से 500 ऐसे फैक्ट्री हैं जो एक नारियल से हस्क, कॉयर प्रोडक्ट्स, नारियल के तेल, टेंडर कोकोनट, अलग अलग चीज़ बना के बेच रहे हैं। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी लेसन है, केवल उत्पादन को वैसे बेच के बहुत बड़ा बिजनेस शायद नहीं बन सकता एग्रीकल्चर में। सो यहाँ पे ट्रैक्टर बुल से हम लोग फीड करते हैं। ये ऑटो फीडर है जिसमें हम हस्क को फीड करते हैं और ये स्टार्ट होने के बाद ये जाता है कन्वेयर बेल्ट में और मैनुअली लेबर जो है उसको देखते हैं। अच्छा हस्क जो है उसी को पास करने देते हैं, जो अच्छा नहीं है उसको निकाल देते हैं। फिर वो जाता है बीटिंग के लिए। अंडरस्टूड। सो इस यूनिट में बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं, बीटिंग, फिर हो गया आपका सीविंग और बाद में सेपरेशन।
तो बीटिंग में हम क्या करते हैं, जो हस्क है उसको अच्छे से बीट करते हैं ताकि जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो सेपरेट हो जाएं। उसके बाद जो है हम लोग उसको सीविंग में जाता है। सीविंग में जो है फाइबर का जो लेंथ है ऊपर बड़ा है, राइट, तो इसी के कारण वो सीविंग में ऊपर रह जाता है और ऊपर के कन्वेयर बेल्ट से हम लोग दूसरे एंड में उसको लॉन्ग फाइबर में कलेक्ट करते हैं। फिर जो है नीचे जो है कोकोपीट नीचे एक और कन्वेयर बेल्ट होता है, उसमें कोकोपीट जो है नीचे से जाके हमारा एक और सीविंग में जाता है जिसमें बेबी फाइबर भी सेपरेट होता है और कोकोपीट हम लोग उसको आगे जाके कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, फाइबर सेपरेशन के बाद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कोकोपीट रेडी है यूज़ के लिए, लेकिन अगर इस स्टेज पे आप बिना ये स्टेप किए कोकोपीट को ग्रीन हाउस में ले जाएंगे तो इनफैक्ट आपके प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान होगा। आगे बढ़ के समझते हैं क्यों। जैसे अभी आपने देखा कि वहाँ फाइबर सेपरेशन के बाद जो कोकोपीट कलेक्ट होता है उसमें जो है सोडियम जो नमक है वो काफ़ी ऊपर होता है, जो बिल्कुल सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूज़ के लिए। प्लांट्स उसमें ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सॉल्ट टॉक्सिसिटी हो जाएगा एंड इसके कारण प्लांट्स जो है बिल्कुल प्लांट्स के लिए वो हानिकारक है। तो हमें एक प्रोसेस करना होता है जिससे वो सोडियम जो है वो एकदम नीचे लाना होता है, जिसको हम लो ईसी कोकोपीट बोलते हैं। अभी इसको गुड लो ईसी प्रोडक्ट बोलने के लिए हमें इसको एंड प्रोडक्ट 0.8 के नीचे लाना बहुत ज़रूरी है, जो ड्राइड प्रोडक्ट है। और बैच में हम लोग 0.5 के नीचे हम लोग लेके आते हैं, तभी जो है वो ड्राई होने के बाद भी उसका ईसी लेवल ऊपर नहीं जाता है। जो भी यहाँ पे पानी है वो सब वेस्ट नहीं होता है। पीछे मेरे कोकोनट प्लांटेशंस है, जैसे कि अभिषेक ने बताया था, यहाँ से सोडियम निकाला जाता है। जो भी पानी होता है वो सोडियम में रिच होता है एंड नारियल एक ऐसा पेड़ है जिसे सोडियम रिच पानी पसंद है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको जानना चाहिए कि जब हम पानी लो ईसी के लिए यूज़ करते हैं वो पानी का भी ईसी लो होना चाहिए। और मिनिमम एवरेज में अगर आप देखोगे तो कम से कम 3 वॉश लगते हैं एक प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में, कभी 4 भी लग सकते हैं। हम उसको कंफर्म कैसे करते हैं, हमारे पास जो भी हमारे क्यूसी हैं वो अलग अलग डेप्थ्स में जाके मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका ईसी चेक करते हैं। उसका ईसी जब है अंदर 0.5 के नीचे होता है तभी उसको हम अप्रूव करते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो भी हमने वॉशिंग देखा उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कोकोपीट के ईसी को कम करना। अंदर यहाँ पे लैब है, अब चल के देखते हैं एक्चुअल में ये कम हो रहा है कि नहीं। जो भी वॉशिंग के बाद टेस्टिंग होता है इस लैब के अंदर होता है। सबसे पहले लोग को आप समझा सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। मेन पैरामीटर्स यहाँ पे हो गया एक लो ईसी प्रोडक्ट के लिए जो है ईसी टेस्टिंग। तो ईसी हमारा जो है टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद हम पीएच भी टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उसका पीएच रेंज ठीक है कि नहीं। 6 से 7 के बीच में जो है कोकोपीट का पीएच होता है जनरली, वो आने से ठीक रहता है। अभी आपका जो एक्सपैंडेड कोकोपीट है, अभी एक्सपैंडेड कोकोपीट में जब आप एकदम उसको प्रेस करोगे तो ज़्यादा पानी नहीं आना चाहिए, तो वो आपका हो गया एक्सपैंडेड कोकोपीट। उसको आप 100 ml आप लोगे, उसमें आप 1:1.5 रेशियो, आप 150 ml लीटर उसमें डिस्टिल वाटर या आरओ वाटर आप डालिएगा। उसके बाद जो है हम 5 मिनट उसको अच्छे से रोटेट होने देते हैं। उसके बाद जो है हम उसको एक्सट्रैक्ट फिल्टर करके पानी का जो है ईसी हम उसको चेक करते हैं। अगर उसका ईसी लेवल जो हमारे डिजायर्ड रेंज है उसके नीचे है तभी हमें पता चलता है कि ये भी प्रोसेस ठीक से हुआ और एंड प्रोडक्ट जो है वो भी काफ़ी सही है एंड क्लाइंट या ग्रोवर के लिए जाने के लिए। यहाँ पे जो ड्राइंग का प्रोसेस चल रहा है ये क्यों ज़रूरी होता है? तो अभी आप देखोगे तो जब कोकोपीट है वो एंड में ब्लॉक बनता है, तो ब्लॉक बनाने के लिए उसको एक 18% मॉइस्चर से कम होना ज़रूरी है, तभी जाके अच्छे से वो कॉम्पैक्ट हो पाएगा और ब्लॉक फॉर्म में रह पाएगा। अगर मॉइस्चर लेवल ऊपर होता है तो ब्लॉक फॉर्मेट में वो ठीक से हो नहीं पाएगा। अगर फिर भी हम लोग उसको, आप समझिए कि कुछ हमने ब्लॉक उसका बना लिया, तो ट्रांसपोर्ट के टाइम उसमें कुछ फंगस या उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं, जो एंड ग्रोअर है, जो फार्मर है, उनके लिए हानिकारक है।
बेसिकली जब इसको हम लोग ड्राई करते हैं तो पहले तो हम इंश्योर करते हैं कि ये ग्राउंड डायरेक्ट इसका कांटेक्ट ना हो। आपने जैसे अभी देख रहे हो कि पूरा कंक्रीट यार्ड है, कंक्रीट यार्ड और वीड मैट के ऊपर ही हम इसको ड्राई करते हैं। प्राइमरी रीज़न, जो पहला रीज़न है वो इसका सॉइल कांटेक्ट जब होता है तो वो जो भी है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ वो कंटामिनेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर जो क्वालिटी कोकोपीट है उसका गिर जाता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका अगर अच्छा सन मिल रहा है, लाइक अभी जैसा अभी सन है, अच्छा सन मिल रहा है तो 2-2.5 दिन में हमारा जो ये 3 इंच का लेयर आप देख रहे हो वो अच्छे से ड्राई होकर आउटपुट हमारा निकल जाता है। पॉली हाउस में ड्राइंग करने में और कंक्रीट या वीड मैट में ड्राइंग करने में अंतर क्या है? अभी बेसिकली एक है पॉली हाउस हमें एक सेफ्टी नेट देता है। अब मान लीजिए अभी अचानक से वेदर चेंज हुआ और बारिश हुआ, तो अभी हमें फिर भी हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उससे हम सेफ्टी नेट उसका कैसे लाएं, उसके लिए पॉली हाउस हमें काफ़ी मदद मिलता है। तो पॉली हाउस में हम लोग रखते हैं तो बारिश के टाइम में भी अंदर का जो मटेरियल ड्राइड है वो ड्राइड रहता ही है। ड्राइंग के बाद बैग्स में हम कलेक्ट करते हैं सारे ड्राइड कोकोपीट को। इसके बाद काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है यहाँ पे क्लीनिंग का। अब सबसे पहले क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो हमें क्लीन करना होता है, इस प्रोसेस में आप समझा सकते हैं? तो पहले तो जो भी ड्राइड कोकोपीट है वो अभी भी पूरा कम्प्लीटली यूजेबल नहीं है। उसमें अभी भी सैंड पार्टिकल्स है, स्टोन पार्टिकल्स है, जो कोई भी ग्रोअर नहीं चाहता, वो प्योर कोकोपीट चाहता है। तो हमारा ये है कि जो टारगेट है 3% से नीचे जो है सैंड और स्टोन पार्टिकल्स होना चाहिए एट दी एंड। सो वही एक अच्छा कोकोपीट है। तो इसी के लिए हम लोग का ये जो है प्रोसेस आप देख रहे हो ये पूरा क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो पहले जब ड्राइड बैग है, जो ड्राइड कोकोपीट बैग में हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम ये पहले कन्वेयर बेल्ट से जाता है और एक सीवर में पहले जाता है। तो वो सीवर में क्या करता है, उसमें फिर भी थोड़ा फाइबर्स रहता है ना, तो उसको वो सेपरेट करता है। तो वो फाइबर को सेपरेट करने के बाद कोकोपीट जो है वो एक मैग्नेट के थ्रू जाता है। तो मैग्नेट क्या करता है, जो भी आयरन पार्टिकल्स है, मेटल पार्टिकल्स है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसको ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है। फिर वो कोकोपीट वापस दूसरा मतलब वो कन्वेयर से आगे जाता है, वो जो है डी स्टोनिंग प्रोसेस कहता है। तो डी स्टोनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एकदम हवा लाइक फोर्स में हवा उसको ब्लो करता है। तो कोकोपीट पार्टिकल्स लाइट है और सैंड पार्टिकल्स जनरली थोड़ा डेंस है, तो उसका वज़न रहता है, तो वो नीचे आ जाता है। जो भी सैंड आप देखोगे, स्टोन और सैंड, वो नीचे आ जाता है। जो अच्छा कोकोपीट है वो फ्लफ़ी है, तो वो ऊपर चले जाता है कन्वेयर में। तो उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस सीविंग में हमारा जाता है। तो उसके बाद एक और सीविंग होता है, फिर उसके बाद कंप्रेशन। हाँ जी। तो दैट्स द फाइनल स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग द ब्लॉक। यस। दोस्तों आज जो कुछ भी हमने देखा है उसका आखिरी स्टेप है कंप्रेशन। अभिषेक, ये कंप्रेशन ज़रूरी क्यों होता है, लोगों को समझा सकते हैं आप? अभी तक जो हम देख रहे हैं खुला कोकोपीट देख रहे हैं, आखिर में हम उसको ब्लॉक्स में कंप्रेस कर रहे हैं। व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग 5:1 रेशियो में कंप्रेस करें। दैट मीन्स 5 पार्ट कोकोपीट 1 पार्ट में बन रहा है। तो इसका मेन रीज़न है ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट सेविंग। अभी पकड़िए हमारा, लेट्स से हम यूएस में इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक कंटेनर का कॉस्ट ही, अभी कंटेनर का कॉस्ट तो ऊपर गया है, तो एवरेज आप पकड़िए $4,000, तकरीबन 4 लाख उसका एक कंटेनर का कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ से यूएस। अभी मैं इसको कंप्रेस नहीं करूँगा तो जो मैं एक पार्ट है वो 5 पार्ट में भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स $20,000, 20 लाख तो ट्रांसपोर्ट में ही चले जाएंगे। एक और मैं हमेशा सुनता हूँ, लोग बोलते हैं कि यदि आप एक किसान हो और आप खरीद रहे हो, हमेशा कोकोपीट के इस प्रकार के ब्लॉक्स खरीदो, लूज कोकोपीट मत खरीदो। किसान को क्या एडवांटेज मिलता है ऐसे ब्लॉक्स इस्तेमाल करके? एक मेन रीज़न है कि कोकोपीट कंप्रेस होके डैमेज नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि उसका जो आप एक स्पॉन्ज या स्प्रिंग पकड़िए, अभी कोकोपीट के आप देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो एक सेलुलोज करके जो फाइबर है वो अंदर होता है, जो एक स्प्रिंग टाइप है। तो अगर आप कोई भी स्प्रिंग हो या स्पॉन्ज हो, उसको अगर आप दबा के रखोगे तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर आप छोड़ोगे तो वापस एक्सपैंड होगा, राइट? तो कोकोपीट भी सिमिलर उसका स्पॉन्ज स्ट्रक्चर है। जब कंप्रेस होने के बाद पानी डालोगे तो पानी अब्जॉर्ब करके एक्सपैंड हो जाएगा। बट ऑफकोर्स एक और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप उसको आज ले रहे हो कंप्रेस फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 साल रख के उसके बाद आप एक्सपैंड करो, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो अच्छा एक्सपैंड हो पाएगा। अगर आप 1 साल के बाद रख रहे हो, एकदम लेट रख रहे हो, तो वो जो स्प्रिंग है वो अपना जो उसका प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर पाएगा, तो वो ठीक से एक्सपैंड नहीं होगा।
कितने दिन तक किसान इसको रख सकता है यूज़ करने से पहले? सो अगर कंप्रेस फॉर्मेट में एकदम टॉप क्वालिटी उनको एक्सप्रेशन चाहिए तो 6 महीने के अंदर मैं बोलूँगा, बट 1 साल के अंदर भी वो एक्सपेंड कर पाएंगे। बट 1 साल के बाद जो है हम एज ए प्रोड्यूसर भी हम उनको गारंटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। आप समझा सकते हैं कि ये मशीन कैसे काम करता है? सो पहले तो ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसमें कोकोपीट कंप्रेस होता है। तो हम इसको 180 से लेके 180 से लेके 200 PSI मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो उतना प्रेशर से ये हम इसको कंप्रेस करते हैं। तो और आपने जैसे बताया अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो बेसिकली डाई है। तो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट जैसे अब प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई भी अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चरिंग जिसमें मोल्ड यूज़ करते हैं, सिमिलर फैशन में ही हम लोग इसमें मोल्ड चेंज करते हैं। अभी आपने स्लैब देखा तो हम लोग के पास ये स्लैब का है मोल्ड, और हमें ब्लॉक चाहिए तो हम दूसरा मोल्ड चेंज करेंगे जिसमें वो साइजेस ब्लॉक के हिसाब से साइजेस रहता है। समझ गया। एंड यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होता है। जो ऑटोमेटिक सेंसर्स हैं यहाँ पे, यदि मेरा हाथ आगे चले गया तो ये खुद रुक जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से ये कनेक्टर है, तो कोई भी लेबर हो वो ये रखने के बाद मशीन चालू करते हैं, और उसके बाद गलती से किसी का भी हाथ यहाँ पे आ गया ना, तो सेंसर रीड कर लेता है और इमीडिएटली मशीन स्टॉप हो जाता है। तो इसके वजह से हम सेफ्टी मेंटेन कर पाते हैं और कोई भी इंजर नहीं होता। समझ गया। आपके एक्सपीरियंस में किस प्रकार के कोकोपीट या 5 kg ब्लॉक्स हो, ऐसे स्लैब्स हो गए, का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है मार्केट में? मार्केट में हाई वॉल्यूम अगर आप बोलोगे तो 5 kg हमेशा हाई वॉल्यूम में जाता है, 5 kg ब्लॉक, क्योंकि काफ़ी लोग जो है उसको एक्सपेंड करके वो खुद ही फिल कर लेते हैं। जहाँ पे भी लेबर अवेलेबल है वहाँ पे वो जनरली 5 kg फॉर्मेट यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास लेबर रहता है एक्सपेंड करके फिल करने का। अभी बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम, अभी स्ट्रॉबेरी वगैरह स्पेशली आप US मार्केट में देखोगे या आप यूरोप में भी देखोगे, उनका ऑलरेडी सिस्टम सेट रहता है, तो उनके पास वो लेबर भी नहीं होता कि वो रख के एक्सपेंड करे, तो ऑलरेडी वो प्री फॉर्म में मांगते हैं हमसे। तो अभी फॉर एग्जांपल ये स्लैब जो है प्री फॉर्मेट है, इसको जो फार्म में क्या करते हैं डायरेक्टली वो प्लेस करेंगे, जस्ट डिपर के थ्रू एक्सपेंड कर लेंगे, तो इट विल एक्सपैंड, मतलब वो उनके हिसाब से एक्सपेंड हो जाएगा। दोस्तों, हमने कोकोपीट का कंप्रेशन देखा। एक कंप्रेस्ड ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है। ये ब्लॉक यहाँ पे 2.3 kg का है। इसमें यदि हम 8 से 9 लीटर पानी डाल दें तो ये एक्सपैंड होकर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम अब ग्रीन हाउस में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कंप्रेशन देख लिया, देखा कि आप ग्रो बैग्स में भी डाल रहे हैं। उसके बाद ये पैकिंग समझा सकते हैं, क्या ये केवल एक्सपोर्ट के लिए होता है, और पैकिंग के समय और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है? सो यूजुअली अभी आप देखोगे तो जो भी लोकल ऑर्डर्स है इंडिया के अंदर, जो मैक्सिमम लोग जो है वो ये पैलेट प्रेफर नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट ट्रक लोडेबिलिटी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास लेबर्स भी होते हैं और वो उनको इजी हैंडलिंग होता है। अभी आप एक्सपोर्ट में देखोगे तो हमारे लिए भी इजी हैंडलिंग है। फॉर एग्जांपल आपने ये पैलेट देखा है, तो हम लोग ये पैलेट तकरीबन 1 टन से 1.2 टन तक इसका जो है वेट होता है। तो पैलेट पैकिंग करने के बाद आप देख रहे हो नीचे ये पैलेट जो दिख रहा है, तो वो हैंडलिंग के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। लोडेबिलिटी लाइक हम लोग फोक लिफ्ट यूज़ करके एक कंटेनर में इजीली उसको लोड करते हैं, और एंड यूज़र के लिए स्पेशली आप जो मार्केट्स में लेबर का शॉर्टेज है वहाँ पे काफ़ी इजीली वो स्टोरेज के लिए लाइक वो लोग निकाल सकते हैं। उनके पास फोक लिफ्ट होता है, उन वेयरहाउस में ईजिली वो निकाल के स्टोर कर सकते हैं। और एक और जो है ये फॉर एग्जाम्पल ये स्लैब जो है अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है कंटेनर के अंदर। और इस फैक्ट्री से लगभग महीना का आप ऐसे कितने पैलेट्स एक्सपोर्ट करते हैं? एक कंटेनर में आप पकड़ोगे तो 20 पैलेट जाता है, और लोडेबिलिटी कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स देखोगे तो 20 टन उसका कैपेसिटी है, तो हम लोग मैक्सिमम 19.8 टन उसका हम लोग लोड करते हैं। और ऐसा ग्रुप फाइबरडस्ट ग्रुप हम लोग एक साल में 2000 से ज़्यादा कंटेनर्स एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ गया। एंड जस्ट टू रिमाइंड लोग अगेन, भारत से लगभग 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, तो शायद ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, क्योंकि इसका डिमांड धीरे धीरे सिर्फ बढ़ ही रहा है। एग्जैक्टली अभी हम भी ऐसा प्रोड्यूसर देख रहे हैं कि इसका डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। लाइक कंपेयर टू अब 10 साल में देखोगे तो काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अभी नर्सरी में इंडिया में ही काफ़ी नर्सरी जो है काफ़ी फार्मर्स को भी समझ में आना लग गया है कि क्या अच्छा क्वालिटी का कोकोपीट है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो नॉलेज ट्रांसफ़र भी ज़्यादा हो रहा है। इसी के साथ जो है एक और अच्छा इसका रीज़न है कि ये सस्टेनेबल है। एट दी एंड ये जो है कोकोनट से बनता है, तो जो भी इसका सस्टेनेबिलिटी जो भी है उसमें भी ये परफेक्ट फिट आता है इसका। तो ये थी एक कोकोनट हस्क की पूरी जर्नी। जो चीज़ कभी वेस्ट समझकर फेंक दी जाती थी, वो आज इतने सारे प्रोसेस से गुजर कर
एक ऐसी ग्रोइंग मीडियम में बदल जाती है जिसका यूज़ फार्मर्स और ग्रोअर्स पूरे दुनिया में कर रहे हैं। और शायद इस पूरी जर्नी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, वैल्यू सिर्फ कुछ नया प्रोड्यूस करने में नहीं, बल्कि जो चीज़ वेस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करने में भी होती है।